हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी करें तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का हमारा जो वीडियो है महा मैराथन वाला वीडियो होने वाला है। इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके एग्जाम्स के लिए देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं जरूर आपको सब्सक्राइब करना है, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को जो है शेयर करते जाइएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई बढ़ाने पर किस प्रकार परिवर्तित होता है? घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर पहले घटता है फिर बढ़ता है? तो चलिए बताइए इसका आंसर जो है क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बढ़ता है। जब भी जो है किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के सीधे क्या होता है, समानुपाती होता है। इसलिए यदि तार की लंबाई बढ़ती जाती है तो उसका प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से पूरी व्याख्या के साथ जो क्वेश्चन है उनको यहाँ पर समझने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाहनों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या परवलयाकार दर्पण? तो चलिए बताइए पीछे के जो दृश्य है उनको देखने के लिए वाहनों में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण जो है हमेशा वस्तु का सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे ड्राइवर को पीछे का एक बहुत बड़ा जो दृश्य है साफ साफ दिखाई देता है। याद रखिएगा उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी एक सामान्य वयस्क आंख से कितनी होती है? 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या फिर अनंत? चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 25 सेंटीमीटर। एक स्वस्थ मानव आंख बिना किसी तनाव के न्यूनतम जो है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को बिल्कुल साफ देख सकती है, और अधिकतम दूरी कितनी होती है इसकी? अनंत होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आकाश का नीला रंग दिखाई देने का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन या फिर प्रकाश का विक्षेपण? तो चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन इसका सही आंसर हो जाएगा। सूर्य का जो प्रकाश है जब वायुमंडल से गुजरता है तो हवा की बारीक कण जो है नीले रंग के प्रकाश को सबसे ज्यादा क्या करती है? फैलाती या प्रकीर्णित करती है, जिससे जो आकाश का रंग है नीला दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो निम्नलिखित में से किस ऊर्जा रूपांतरण के लिए जाना जाता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में, रासायनिक को विद्युत में या फिर सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो यानी कि विद्युत जनरेटर का छोटा रूप है। ये जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा? पूछा जा रहा है। 10 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, 360 किलोग्राम या फिर शून्य? तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, कोई भी वस्तु है उसका द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 60 किलोग्राम ही होगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान हर जगह क्या रहता है? समान रहता है, क्योंकि ये जो है पदार्थ की क्या होती है? मात्रा होती है। केवल भार बदलता है, जो चंद्रमा पर पृथ्वी का कितना होता है? 1/6 भाग रह जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। आई होप चीजें आप जो है समझ रहे होंगे। फ्यूज तार बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली धातु में कौन सी विशेषता होनी चाहिए? उच्च प्रतिरोध, उच्च गलनांक, निम्न प्रतिरोध, निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक या फिर निम्न प्रतिरोध और उच्च गलनांक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। फ्यूज तार का गलनांक कम होना चाहिए ताकि सर्किट में करंट बढ़ने पर वो तुरंत पिघल कर टूट जाए और उपकरण जो है सुरक्षित रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र की गहराई मापने वाले उपकरण सोनार किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर देख सकते हैं इंफ्रासोनिक तरंगे, अल्ट्रासोनिक तरंगे, रेडियो तरंगे, एक्सरे किरणें? तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि अल्ट्रासोनिक तरंगे, पराश्राव्य। सोनार में जो है पराश्राव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। इनकी आवृत्ति की यदि हम बात करें तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, यानी ये जो है पानी में लंबी दूरी तय कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, पानी से भरी बाल्टी में जो है डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, ये प्रकाश की किस घटना के कारण से होता है? एक पानी से भरी हुई बाल्टी है, एक छड़ी है, उसको हम डुबोते हैं तो कैसी दिखाई देती है? मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो ये जो है प्रकाश की किस प्रतिघटना के कारण होता है पूछा जा रहा है? परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि अपवर्तन के कारण से। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम यानी पानी से विरल माध्यम हवा में प्रवेश करती है तो वो जो है क्या हो जाती है? अभिलंब से दूर जा जाती है, और इस अपवर्तन के कारण जो है छड़ी मुड़ी हुई और पानी की सतह पर थोड़ी सी उठी हुई हमको दिखाई देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है,
रॉकेट का अंतरिक्ष में उड़ान भरना न्यूटन की गति के किस नियम पर आधारित है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर गुरुत्वाकर्षण नियम। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि तृतीय नियम से, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार क्या है कि जब भी जो है क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन का क्या है? तीसरा नियम है। रॉकेट के पीछे की ओर जो है अत्यधिक वेग से गैस निकलती है, जो रॉकेट को क्या करता है? आगे की ओर धकेलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, घरों में उपयोग होने वाली विद्युत ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा वास्तव में किसका मात्रक है? विद्युत शक्ति का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत धारा या फिर विभवांतर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि विद्युत ऊर्जा का। किलोवाट ऊर्जा का मात्रक है और आम भाषा में इसको क्या बोला जाता है? यूनिट कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, शुद्ध जल का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक या अधिकतम होता है? 0 अंश सेल्सियस, 100 अंश सेल्सियस, 4 अंश सेल्सियस या फिर -4 अंश सेल्सियस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 अंश सेल्सियस। जल का व्यवहार अजीब होता है, 0 अंश सेल्सियस से 4 अंश सेल्सियस तक गर्म करने पर इसका जो आयतन है घटता है और घनत्व क्या होता है? बढ़ता जाता है। 4 अंश सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है, इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक हॉर्स पावर कितने वाट में होते हैं? 500 वाट, 786 वाट, 1000 वाट या फिर 686 वाट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक हॉर्स पावर कितने वाट का होता है? 786 वाट का। एक हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति को मापने की ये जो है पारंपरिक इकाई है। एक एचपी का मतलब कितना होता है? 786 वाट के बराबर ये जो है होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 46 वाट के बराबर। प्राथमिक रंग का निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? प्राथमिक रंग जो है निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? लाल पीला नीला, लाल हरा नीला, लाल सफेद काला, हरा पीला या फिर काला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि लाल हरा और नीला ये जो है प्राथमिक रंग है, यानी कि लाल हरा नीला RGB प्राथमिक रंग कहलाते हैं। इन तीनों को अलग अलग अनुपात में मिला करके संसार के अन्य सभी रंग बनाए जाते हैं, लेकिन यही क्या है? आपके प्राथमिक रंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरुत्वीय त्वरण G का मान पृथ्वी पर सबसे कहाँ अधिक होता है? भूमध्य रेखा, ध्रुवों पर, पृथ्वी के केंद्र पर, एवरेस्ट की चोटी पर। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर सबसे अधिक कहाँ होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर। पृथ्वी पर ध्रुवों की सबसे चपटी होती है, जिससे केंद्रों से ध्रुवों की दूरी कैसे हो जाती है? कम होती जाती है। दूरी कम होने के कारण से ध्रुवों पर जो गुरुत्वीय त्वरण G का मान है सबसे अधिक होता है, लगभग यहाँ पर देख सकते हैं 9.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और भूमध्य रेखा पर सबसे यहाँ पर कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा जो फिजिक्स का जो क्वेश्चन है समाप्त हो गया। इसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपके साथ साथ बायोलॉजी, उसके बाद देखेंगे जीके के क्वेश्चन। टोटल हमारे 60 क्वेश्चन होने वाले हैं। बिल्कुल आपको वीडियो को अंत तक देखते रहना, सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपकी परीक्षाओं की तैयारी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जो है होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किससे बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया? परमाणु, द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक, न्यूट्रॉन की संख्या भी संयोजकता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि परमाणु क्रमांक। मोस्ले द्वारा दी गई आधुनिक आवर्त सारणी में जो है तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम के आधार पर रखा गया है, जबकि मेंडलीव की आवर्त सारणी की यदि हम बात करें तो उसमें जो है परमाणु द्रव्यमान पर ये जो है आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलपीजी गैस सिलेंडरों में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी होती है? मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन और हीलियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्यूटेन और प्रोपेन गैस इसमें भरा होता है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी का जो पूरा नाम है, इसमें मुख्य रूप से जो है ब्यूटेन और प्रोपेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इसमें रिसाव का पता लगाने के लिए जो है इथाइल मरकैप्टन नामक गंध युक्त पदार्थ का मिलाया जाता है, जिससे तभी हमको पता चलता है कि गैस जो है यहाँ पर उसका रिसाव हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध सोने की शुद्धता कितने कैरेट की होती है और ये आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त क्यों नहीं होता है, पूछा जा रहा है। तो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है, क्योंकि ये बहुत मुलायम होता है, इसी कारण से आभूषण बनाने में इसको क्या नहीं किया जाता, उपयोग में नहीं लिया जाता। शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है, अत्यधिक लचीला और मुलायम होता है। इसकी टिकाऊ आभूषण नहीं बनाए जा सकते, इसलिए इसमें क्या बनाया जाता है? थोड़ा सा तांबा या चांदी मिला करके इसको 22 कैरेट का क्या किया जाता है? बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिटमस पेपर को जब किसी अम्ल में घोल में डुबाया जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? लाल से नीला, नीले से लाल, पीले से गुलाबी या फिर रंगहीन। तो जब भी जो है लिटमस पेपर को किसी भी अम्ल में डुबाया जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? नीले से लाल हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो अम्ल है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, साधारण नमक का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है जिसका हम भोजन में उपयोग करते हैं? तो साधारण नमक को हम क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड, NaCl जो इसका सही आंसर यहाँ पर
हो जाएगा। रसोई में इस्तेमाल होने वाले साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है और इसका रासायनिक सूत्र क्या है, NaCl यहाँ पर इसका रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिप्स के पैकेटों में ऑक्सीकरण से बचाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर क्लोरीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि नाइट्रोजन गैस। चिप्स को यहाँ पर खराब होने से बचाने के लिए जो है पैकेट के अंदर ऑक्सीजन निकाल करके नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन एक अक्रिय और कम क्रियाशील क्या होता है, गैस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी CaSO4.112H2O इसका जो है रासायनिक यहाँ पर सूत्र हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, इसको याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, जंग लगना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, केवल अपचयन, ऑक्सीकरण और जल मिश्रण, विस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑक्सीकरण और जल मिश्रण। लोहे पर जंग लगना एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है, लोहा ऑक्सीजन और नमी में उपस्थिति में क्या बनाता है, फेरक ऑक्साइड यहाँ पर बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, पानी में पीने के पानी को कीटाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन या ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। जब भी बारिश का मौसम आता है तो पानियों को जो है क्या किया जाता है, उसमें पाउडर मिलाया जाता है, तो ये किस ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है, यही यहाँ पर पूछा जा रहा है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट, जिंक सल्फेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या हाइपोक्लोराइड पानी में जो क्लोरीन छोड़ता है, जो पानी में मौजूद जो भी हानिकारक बैक्टीरिया और कीटाणु हैं उनको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिरके में मुख्य रूप से कौन सा जो अम्ल है पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल या फिर लैक्टिक अम्ल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि एसिटिक अम्ल इसमें पाया जाता है। सिरके में लगभग 4 से 8% एसिटिक अम्ल होता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में, टार्ट्रिक अम्ल जो है इमली में और लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, दही में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बायोगैस या गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सी गैस है, इथेन, प्रोपेन, मीथेन या फिर ब्यूटेन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि मीथेन गैस। बायोगैस या गोबर गैस में लगभग जो है 55 से लेकर के 75 तक मीथेन गैस होती है, जो एक बहुत अच्छा क्या है, ईंधन का यहाँ पर स्वच्छ ईंधन इसको माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अम्लीय वर्षा यानी कि जो एसिड रेन में मुख्य रूप से कौन सी गैसें जिम्मेदार होती है, यहाँ पर ऑप्शन सभी आप देख सकते हैं। इसका सीधा आंसर हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो इसका सही आंसर हो जाएगा। कारखानों और वाहनों से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है क्या करती है, वायुमंडल में पानी की क्रिया करके सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल यहाँ पर बनाती है, जिससे क्या होता है, अम्लीय वर्षा यहाँ पर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे रणनीतिक धातु कहा जाता है, क्योंकि यह स्टील जितनी मजबूत लेकिन वजन में आधी होती है, तांबा, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम या फिर सोना। तो चलिए बताइए किसको जो है रणनीतिक धातु कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि टाइटेनियम को। टाइटेनियम को जो है रणनीतिक धातु कहा जाता है, क्योंकि इसका जो उपयोग है रक्षा उपकरणों में, अंतरिक्ष यान में, साथ ही साथ जो विमान के पुर्जे बनाने में बहुत बड़े पैमाने पर इसका उपयोग किया जाता है। और ये जो है स्टील से उतनी जितनी मजबूत होती है, लेकिन इसका जो वजन है काफ़ी कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, पेंसिल की लीड बनाने में कार्बन की किस अपर रूप का प्रयोग किया जाता है, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला या फिर फुलरीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट कार्बन का एक क्रिस्टली अपर रूप है जो मुलायम और कैसा होता है, चिकना होता है। कागज पर रगड़ने पर ये काला निशान छोड़ता है, इसलिए इसका जो उपयोग है पेंसिल की लीड बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, सोने और प्लेटिनम जैसी अक्रिय धातुओं को घोलने के लिए किस मिश्रण या अम्ल राज का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। सभी यहाँ पर ऑप्शंस देख सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि सांद्र HCl और HNO3 का यहाँ पर 3:1 में इनका उपयोग किया जाता है। एक्वारेजिया अम्ल राज सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 का 3:1 में यहाँ पर ताज़ा मिश्रण होता है, जो सोने को घोलने की क्षमता भी रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस तरह से यहाँ पर हमने जो है रसायन विज्ञान के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम जो है जीव विज्ञान से यहाँ पर क्वेश्चन। पहले अभी तक आपने जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी तरह के अन्य वीडियोस जो है आपकी परीक्षाओं तक आते रहेंगे। चलिए पहला यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, जहाँ पर ATP
के रूप में ऊर्जा जो है बनती है। गोल्जी का है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर अंतःप्रद्रवी जालिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन कोशिकाएं यहाँ पर होता है, जिसके द्वारा जो है भोजन का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा जो है एटीपी अणुओं के रूप में यहाँ पर संचित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जो पित्त रस का जो है स्राव करती है? अग्नाशय, यकृत, थायराइड या प्यूज ग्रंथि? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि यकृत। यकृत जो लीवर है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, इसका वजन लगभग कितना होता है? 1.5 केजी होता है और ये जो है पाचन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रस पित्त रस का क्या करती है? स्राव यहाँ पर करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मुख्य भूमिका निभाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या फिर विटामिन के? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि विटामिन के। विटामिन के रक्त में जो है प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन का निर्माण के लिए आवश्यक है, जो चोट लगने पर जो है खून के बहने को रोकने के लिए यहाँ पर काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में जो है इंसुलिन हार्मोन का निर्माण किस अंग या ग्रंथि के द्वारा होता है? यकृत, अग्नाशय, तिल्ली या फिर एड्रिनल? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि अग्नाशय। अग्नाशय की जो है लेंगरहेंस की दीपिकाओं को बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन हार्मोन निकलता है, जो शरीर में जो शुगर या ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है जो किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है? ए बी, ए समूह को, ओ समूह को या फिर बी समूह को? तो सर्वदाता रक्त समूह किसको बोला जाता है? ओ समूह को जो है बोला जाता है और खास करके ओ नेगेटिव को। रक्त समूह विशेषकर ओ नेगेटिव को जो है एंटीजन नहीं पाया जाता, इसलिए इसे किसी भी अन्य रक्त समूह के मरीज पर चढ़ाया जा सकता है। ए बी ग्रुप जो है सर्वग्राही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। आत्महत्या की थैली जो है कोशिका के किस अंगक को कहा जाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, लवण या फिर केंद्रक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि लाइसोसोम को। लाइसोसोम में बहुत ज्यादा क्या होता है? शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। जब कोशिका क्षतिग्रस्त या बूढ़ी हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और अपनी ही कोशिका को पाचन कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे में जल और खनिज का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? फ्लोएम, जाइलम, कॉम्बियन या फिर एपिडर्मिस? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि जाइलम। पौधों में जो है जड़ों द्वारा सोखे गए पानी और खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाने का जो काम है जाइलम उदक के द्वारा हो जाता है। जाइलम से जल और फ्लोएम से फूड यानी भोजन। इस तरीके से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है जहां भोजन का पूर्ण पाचन और अवशोषण होता है? आमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत या फिर ग्रास नली? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि छोटी आंत। छोटी आंत नाम में छोटी है पर इसकी लंबाई कितना होता है? 6 मीटर यानी कि लगभग 20 फीट की होती है। भोजन का अंतिम रूप से पाचन और पोषक तत्वों का यहाँ पर अवशोषण यहीं से होता है, छोटी आंत से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घेंघा रोग शरीर में किसकी कमी के कारण से होता है? जिसमें गर्दन में ग्रंथि सूज जाती है। लोहे की कमी यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आयोडीन की कमी, कैल्शियम की कमी या प्रोटीन की कमी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि आयोडीन की कमी से जो है घेंघा रोग होता है। थायराइड ग्रंथि जो है थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए जो है आयोडीन की आवश्यकता होती है। भोजन में आयोडीन की कमी से जो ग्रंथि है फूल जाती है और घेंघा रोग इसको हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कोशिका के किस हिस्से को कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लवकर या फिर सेंट्रोसोम? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि राइबोसोम। राइबोसोम को जो है कोशिका के सबसे छोटे अंगक जो एमिनो एसिड की मदद से प्रोटीन का संश्लेषण यानी निर्माण करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? 206। इसका सही आंसर हो जाएगा। एक वयस्क मनुष्य के कंकाल में 206 हड्डियां होती है, जबकि नवजात शिशुओं की यदि बात करें तो यहाँ पर जब बच्चा जो है जब छोटा होता है तो हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300 होती है। बड़े होने के साथ साथ आपस में जुड़ जाती है और वयस्क होने तक वो जो है 206 हड्डी यहाँ पर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। पत्तियों का हरा रंग किस वर्ण क्या पिगमेंट की उपस्थिति के कारण से होता है? हीमोग्लोबिन, कैरोटीन, उसके बाद है क्लोरोफिल या फिर एंथोसाइन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण से जो पत्तियां हैं हरी रंग की दिखाई देती है। ये जो है वर्णक प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है पौधे के लिए भोजन बनाने में सूर्य के प्रकाश को सौंपता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। मलेरिया रोग किस सूक्ष्मजीव के कारण से होता है और इसका वाहक जो है कौन सा है? वायरस, एसिड मच्छर, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया जू या फिर कवक घरेलू मक्खी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, मादा एनाफिलीज मच्छर। प्लाज्मोडियम नामक ये जो है एक कोशिकीय प्रोटोजोआ से होता है,
जब संक्रमित मादा एनाफिलीज जो है मच्छर किसी व्यक्ति को काटती है तो ये जो जीवाणु है शरीर में पूरी तरीके से फैल जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है जिन्होंने मटर के पौधे पर यहाँ पर प्रयोग किए हैं? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जोहान मेंटल, लेमार्क या अरस्तु? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्रेगर जोहान मेंटल। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक ग्रेगर जोहान मेंटल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जो है मटर के पौधे पर रिसर्च करके जो है वंशागति का जो नियम है दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, पेनिसिलिन जो दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक दवा थी, इसकी खोज जो है किसने की थी? लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर रॉबर्ट कोच? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। सन 1928 में जो है स्कॉटिक वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा जो है पेनिसिलिन की यहाँ पर खोज की थी। तो यहाँ पर हमारा जो है जीव विज्ञान से भी क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। लास्ट हम देखेंगे अब जीके के यहाँ पर क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जो है किस वर्ष और किस राज्य से अलग करके किया गया था? 1 नवंबर सन 2000 मध्य प्रदेश से, इसका जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये जो है देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन है 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश के तीसरे संभागों को अलग करके देश के जो है 26वें राज्य के रूप में यहाँ पर किया गया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा नदी किस नदी को कहा जाता है जो जिसका जो उद्गम है सिहावा पहाड़ी से हुआ है? शिवनाथ, इंद्रावती, महानदी या हसदेव? तो काफी इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी। महानदी जो है छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख नदी है। इसका जो उद्गम है धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से होता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? यहाँ पर छत्तीसगढ़ में यदि हम बात करें तो 286 किलोमीटर है और टोटल इसकी कुल लंबाई है 858 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस नृत्य को छत्तीसगढ़ का लोक बैले कहा जाता है? इसकी प्रसिद्ध कला जो है कलाकार तीजन बाई है। सुआ नृत्य, पंथी नृत्य, पंडवानी या फिर कर्मा नृत्य? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पंडवानी। पंडवानी छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध एकल लोक नृत्य है जिसमें महाभारत की कथा गायन शैली में प्रस्तुत किया जाता है। डॉक्टर तीजन बाई इसके विश्व प्रसिद्ध कलाकार है और हाल ही में जो है उनका क्या हो चुका है, अब निधन हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है जिसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है? सुकमा, बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि बस्तर। चित्रकूट जलप्रपात जो है बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। अपने चौड़े घोले की नाल जैसे आकार के कारण इसको क्या बोला जाता है? भारत का नियाग्रा प्रपात भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद को जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 370? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 32। इसको क्या बोला जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा यहाँ पर कहा जाता है। अनुच्छेद 32 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन होने पर जो है सुप्रीम कोर्ट जाने की शक्ति मिलती है। इसी कारण से अंबेडकर ने इसको भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। आगे बढ़ते हैं, भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से किस शहर को जाना जाता है? हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु या फिर चेन्नई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बेंगलुरु। कर्नाटक की जो राजधानी बेंगलुरु को भारत का IT राजधानी या सिलिकॉन वैली कहा जाता है क्योंकि जो है यहाँ पर देश की सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी IT कंपनियां यहाँ पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को किसकी जयंती के उपलक्ष्य में माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के विचारों और युवाओं के प्रति उनके योगदान को याद करने के लिए हर साल जो है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस जो है मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर किस राजवंश के शासनकाल में निर्मित किया गया था जिसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है? कलचुरी वंश, फणी नागवंश, काकतीय वंश, सोमनाथ वंश? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि फणी नागवंश। कवर्धा कबीरधाम जिले में स्थित भोरमदेव मंदिर का निर्माण जो 11वीं शताब्दी में फणी नागवंश के राजा गोपाल देव के काल में यहाँ पर हुआ था और अपनी कामिक मूर्तियों के कारण इसको क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है जो भारत निर्वाचन आयोग के प्रमुख है? राजीव कुमार, शक्तिकांत दास, DY चंद्रचूड़ या फिर सुकुमार सेन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राजीव कुमार। वर्तमान समय में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरेली प्रसिद्ध हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ के किस महीने की अमावस्या को मनाया जाता है, जो किसानों का पहला त्योहार है? भाद्रपद अमावस्या, सावन अमावस्या, कुंवार अमावस्या, कार्तिक अमावस्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सावन अमावस्या। छत्तीसगढ़ का जो पहली त्योहार है हरेली, यहाँ पर सावन अमावस्या के दिन मनाया जाता है और जो भी किसान है अपने कृषि उपकरणों की यहाँ पर पूजा किया जाता है, साथ साथ गेड़ी भी चढ़ा जाता है और बड़े उत्साह के साथ ये जो पर्व है मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ का प्रथम त्योहार इसको माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत में प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। माउंटबेटन आजादी के बाद पहले विदेशी गवर्नर जनरल थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और ये जो है किस पार्ट प्रदेश का हिस्सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गौरलाटा। बलरामपुर जिले में सामरी पाट में स्थित गौरलाटा जो है छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1225 मीटर जो है ऊंचा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? एक सींग वाले गैंडे के लिए काफी प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असम। असम में स्थित जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दुनिया भर में जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है और इनको संरक्षण दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि समताप मंडल। पृथ्वी से लगभग जो है 15 से 35 किलोमीटर दूरी पर समताप मंडल में ओजोन गैस की परत होती है जो सूर्य की हानिकारक जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें उनको सोख लेती है। और हमारा यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस शहर को टैंकों का शहर या तालाबों का शहर कहा जाता है? तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिलासपुर जिले के ऐतिहासिक शहर रतनपुर को जो है प्राचीन काल में खोदे गए सैकड़ों तालाबों के कारण तालाबों का शहर या फिर टैंकों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर जो है कलचुरी राजाओं की प्राचीन राजधानी थी, याद रखिएगा। और यहीं पर आज का जो वीडियो समाप्त होता है। हमने काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ आज का जो महा मैराथन क्लास है आपको कंप्लीट करवा दिया। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इसी तरह के अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं और आपकी जो तैयारियां हैं उनको बेहतर कर सकते हैं। चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।